नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? आज हमारा टॉपिक है AR देसाई साहब का और इनको हम कंप्लीट करते हैं विद मेंस आंसर राइटिंग और 6 से 7 फैक्ट प्रीलिम्स के लिए हैं। ठीक है, मैं एक नज़र आपको ब्रीफली दिखा देता हूँ। ये 2 बुक्स हैं, उसके बाद इनका योगदान क्या-क्या है ये है। देन इन्होंने नेशनलिज्म को कितने पार्ट्स में बाँटा ये पूछा जाता है प्रीलिम्स में। और उसके बाद में 3 फैक्ट ये हैं कि इन्होंने राष्ट्रवाद पे क्या बोला, भारतीय गाँव के बारे में कैसी सोच रखते हैं और राज्य के बारे में कैसी सोच रखते हैं। ओके, 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरा का पूरा सम अप कर लेंगे। थोड़ा-सा इनके बारे में जानते हैं कि मैंने आपको हमेशा बताया है कि थिंकर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उनका क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, उनका अप्रोच ध्यान रखना चाहिए, उनका उपागम ध्यान रखना चाहिए कि उनका वो किस दृष्टि से अध्ययन करते हैं। तो इनका AR देसाई साहब का उपागम कैसा है? द्वंद्वात्मक उपागम, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, माने ये कहाँ से निकलता है? मार्क्सियन अप्रोच से। द्वंद्वात्मक उपागम को हम क्या भी लिख सकते हैं? मार्क्सियन अप्रोच। ओके, क्या लिख सकते हैं? मार्क्सियन मार्क्सियन अप्रोच। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, अब बात करते हैं कि इनकी मेन फेमस बुक क्या क्या है। तो इनका मेन बुक क्या है? द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। क्या है? द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। उसके बाद करंटली ऑपरेटिंग, ये तो ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं है। एमिनेंट फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द इशू ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो ये वाली बुक एक तो ये है, मैं यहाँ ये मेंशन कर देता हूँ। और दूसरी वाली कौन सी है? ये द इशू ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। तीसरी है स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बुक आपको याद रखनी है। उसके बाद है इम्प्लीकेशंस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी इन वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट बुक है भाई, चौथी, स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, आगे इसका मैं मेंशन भी करूंगा। उसके बाद में पांचवा है इंपॉर्टेंट है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। क्या है? पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। छठवां क्या है? रूरल इंडिया एंड ट्रांजिशन। ये भी छठवीं इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे। उसके बाद में इंडियन पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है साथ में। ठीक है, 7 बुक इनकी याद रखनी ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका हम कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इन्होंने इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सोशियोलॉजी में क्या क्या इनका योगदान है। और योगदान किस दृष्टि से देते हैं? मार्क्सियन अप्रोच से, कॉन्फ्लिक्टियन अप्रोच से, माने द्वंद्वात्मक उपागम से। ठीक है, तो इन्होंने किस पे काम किया है? जैसे बुक में भी अभी मेंशन था, रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, मतलब भारत में ग्राम पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, उसके बाद भारतीय समाज का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इस पे भी काम करा है इन्होंने। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, हाँ बेसिकली नेशनलिज्म पे तो मेन इनका फोकस रहा ही है। तो मेन इनका हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? नेशनलिज्म वाला। ठीक है, नेशनलिज्म का उदय कैसे हुआ इंडिया में, कब से हुआ, इनके अनुसार ये बताएंगे कि भैया नेशनलिज्म इस पर्टिकुलर डेट से या तारीख से हुआ है। ठीक है, उसके बाद एग्रेरियन कॉन्फ्लिक्ट, किसान संघर्ष क्यों होता है और आज़ाद होने के बाद कैसा इसका रूप होगा, वो ये बताते हैं। राज्य और समाज के बारे में इनके कैसे विचार हैं। तो इनके पूरे कंट्रीब्यूशन को हम 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5 सब टॉपिक्स में हम इनके कंट्रीब्यूशन को हम पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अब मेन क्या है इनका? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाला इशू है। ठीक है, क्योंकि ये जो इनका ब्रॉड है, यही इसी के लिए जाने जाते हैं। क्या कहते हैं यार देसाई साहब? ये कहते हैं कि यार ब्रिटिश काल से पहले वर्ग नहीं थे। इसका मतलब समझ रहे हो? ब्रिटिश काल से पहले वर्ग नहीं थे, ये तो बहुत बड़ी लाइन होगी अपने आप में। इसका मतलब ये है, ब्रिटिश काल से पहले इंडियन सोसाइटी कैसी थी? क्लासलेस सोसाइटी थी। अरे ये मार्क्सवादी हैं, तो मार्क्स की तरह ही कहेंगे ना। अब वर्ग नहीं थे, इसका मतलब ऑनरशिप नहीं थी। ऑनरशिप बोले तो निजी संपत्ति का सिद्धांत नहीं था। कम्युनिटी कम्युनिटी सिद्धांत, कम्युनिटी वाला जो अधिकार है ना, वो सामुदायिक अधिकार होता था संपत्ति पर, निजी संपत्ति नहीं होती थी। पहले क्या थी? सामंतवादी व्यवस्था थी। क्या कह रहे हैं भैया? सामंतवादी व्यवस्था थी। ठीक है, उसके बाद अब आगे अंग्रेज, मतलब संपत्ति संबंध कौन लाए? अंग्रेज लाए। ओनरशिप ओनरशिप रिलेशन। ठीक है, हुआ क्या कि भाई अंग्रेजी शासन का लाया तो क्लास बनने लगी, वर्ग बनने लगा। तो क्या हो, एक तो संपत्ति धारक वर्ग बना, एक संपत्ति विहीन वर्ग बन गया। सीधी सी बात है। अब यार विरोध, संपत्ति धारक वर्ग में विरोध होगा, संपत्ति विहीन वर्ग भाई इसका शोषण करेगा, सीधी सी बात है, संघर्ष होगा। उसके बाद और थोड़ा सा आगे चलो, अब कृषि में बात कर लेते हैं कि भाई हाँ संपत्ति, अब खेतों का बंटवारा हुआ, निजी संपत्ति ऐसे क्या हुआ, तो जमींदार बन गया।
इसके पास ज़्यादा ज़मीन हो गई, और एक बन गए कृषक। मान लो एक तो संपत्ति धारक है वही सेम, और एक है संपत्ति विहीन है, तो विरोध होगा, विरोध की स्थिति बनेगी, सीधी सी बात है दोनों में। फिर क्या होगा, संघर्ष होगा, फिर क्या होगा, आंदोलन और विद्रोह होगा। ये भी मतलब वो इसी राह पे है ना, मार्क्स की राह पे, मार्क्स के हिसाब से ही तो अपनी थ्योरी को बना रहे हैं, मार्क्स के हिसाब से ही ना। ये राष्ट्रवाद का उदय बता रहे हैं कि इंडिया में राष्ट्रवाद का उदय ऐसे हुआ, मतलब इंडिया की सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई। ठीक है, समझ आ रहा है आपको कि ये वाला टॉपिक, कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, इसका मतलब ही यही है। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि का अर्थ ही यही है कि भारत में राष्ट्रवाद के सामाजिक सामाजिक तत्व क्या है जिससे भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। ओके, ठीक है। तो जस्ट सेम केस हमारे उद्योगों में भी है, इंडस्ट्री में, उद्योगों में दो वर्ग होते हैं, एक तो उद्योगपति होता है, एक श्रमिक होता है, दोनों में विरोध होगा, स्थिति बनेगी, संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, विद्रोह होगा। ठीक है, ओके। अब क्या कह रहे हैं कि परिवर्तन शिक्षा के कारण नहीं बल्कि संपत्ति संबंधों के आधार पर हो रही है। शिक्षा में भी परिवर्तन हो रहा है, स्वतः में वह भी संपत्ति के संबंध के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई मार्क्स मार्क्स भी तो यही मानते थे ना, शिक्षा विक्षा कुछ नहीं है यार। अधिक वो जो परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन किसके कारण होता है, वो परिवर्तन होता है संपत्ति के कारण, वो परिवर्तन होता है आर्थिकी के कारण। वही मार्क्स के, यही देसाई साहब कह रहे हैं। यानी इससे स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। क्यों हुआ यार, व्यापारी आए, शिक्षित मध्यम वर्ग बना, तो ये कौन लाए, ये कौन लाए, राष्ट्रवाद का इनके कारण उदय हुआ। देखो राष्ट्रवाद क्या है पहले ये समझ लो, बहुत बारी कंफ्यूज हो जाते हो कि यार नेशनलिज्म है क्या। हमेशा ध्यान रखना, राष्ट्रवाद क्या होता है, एक भावना होती है, एक स्पिरिट होती है, जो क्षेत्रवाद से ऊपर होती है, जो सांप्रदायिकता से ऊपर होती है ना, जो निजी स्वार्थों से ऊपर उठती है। ओके, तो नेशनलिज्म क्या है, एक भावना होती है, एक स्पिरिट होती है। अब समझ आ गया आपको, एक लाइन में बता सकते हो कि राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, चलो। अब क्या होता है, ये बताते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय भैया 5 चरणों में होता है। ठीक है, कितने चरणों में होता है, 5 चरणों में होता है। और ये कौन सी बुक में देते हैं सिद्धांत को, ये बुक है द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म मैं लिख देता हूँ यहाँ, क्योंकि आपको मेंस का भी आंसर तो कराना। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ठीक है, तो इन्होंने 5 चरण बताए किसके, नेशनलिज्म के, भैया कि 5 चरणों में भारत के राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। अब कहाँ से हुआ है ये देख लो, 1810 से 1885 में। इस समय क्या चल रहा था इंडिया में, ये बताते कि समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे। एक तरफ तो समाज सुधार हो रहा था, जब समाज सुधार आंदोलन चलेंगे तो क्या आएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होगी, होगी नहीं होगी भाई, कि भैया राजनीतिक समानता भी दो, आर्थिक समानता भी दो, सामाजिक समानता भी दो लोगों को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिलेगी लोगों को, फिर संगठन बनाने की भी शक्ति मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, तो 1810 से 1885 तक का इन्होंने पहला फेज बताया। बात समझ गए आप। दूसरा फेज बताते हैं 1885 से 1905 में। ये कहते हैं कि यार ये सीधा इसको डायरेक्ट फेज होता है, तीसरे में जाते, इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं 1885 से और 1905 में। तो तीसरे फेज में क्या होता है इसमें, 1905 से 1918 का स्वदेशी आंदोलन, इसमें क्या हो चला, स्वदेशी आंदोलन चला। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या चला, स्वदेशी आंदोलन चला। उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1915 में हिंदू महासभा बनी, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से 1918 तक। 1917 में रूसी क्रांति हुई। जब क्रांति हुई तो मार्क्सवादी विचारधारा फैलने लगी यार, सीधी सी बात है, समाजवादी नेतृत्व का उदय हुआ। अब क्या है, अब चौथा फेज है। चौथा फेज कौन सा है, 1918 से 1934 तक। इसमें क्या हुआ भाई, गांधी का प्रभाव, गांधी नहीं रहा आता है, मतलब गांधी ने आम आदमी को क्या जोड़ दिया, सत्य और अहिंसा के माध्यम से जोड़ दिया। कांग्रेस में भी इनको वर्किंग कमेटी बना के भाई पूरी कांग्रेस में भी आम आदमी को जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ, फिर नागरिक सवज्ञा आंदोलन हुआ, सविनय आंदोलन, नमक सत्याग्रह हुआ। उसके बाद साम्यवादी विचारधारा आई। देन ट्रेड यूनियंस बनने लगे, जैसे एटक बना, इंटक बना। ठीक है, चलो उसके बाद में 1934 से 1939 में, ये लास्ट फेज है इनका। ये क्या कहते हैं कि भैया इसमें ऑल इंडिया किसान सभा का गठन हुआ। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई।
फिर महाराष्ट्र में आंदोलन हुआ, 9,000 श्रमिक इकट्ठे हो गए यार। अब देख रहे हो धीरे धीरे कैसे कैसे आ, आंदोलन हो रहे हैं, ठीक है। किस और आंदोलन किस पे आधार पर हो रहे हैं? आंदोलन हो रहे हैं भैया राष्ट्रवाद के नाम पर, है ना। राष्ट्रवाद तभी तो उदय हो रहा है, अंग्रेजों के बारे में पता चल रहा है कि यार अंग्रेज ये सब कर रहे हैं, ठीक है। चलो उसके बाद फिर क्या है, अब समाजवादी पूरी तरह से हावी हो रहे हैं, समाजवादी विचारधारा भाई पूरी तरह से हावी हो रही है, ठीक है। देन फिर क्या होता है, अब आज हाँ आने वाले समय उद्योगपतियों के हाथों में होगा। ये क्या कहते हैं आगे कि भैया समाजवादी पूरी तरह से तो हावी हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, उद्योगपतियों के हाथ में होगा। आम आदमी की आवाज को दबाने के लिए भाई इनके पास में ज्यादा कुछ अब देने के लिए नहीं होगा, है ना। तो आम आदमी की आवाज को दबाने के लिए क्या करेंगे, सांप्रदायिकता फैलाएंगे सोसाइटी में, ताकि वास्तविक मुद्दे से भटक जाएं लोग। बात समझ आई आपको? ताकि वास्तविक मुद्दे से भटक जाएं लोग। तो ये पॉइंट क्लियर है आपके, ठीक है। तो ये यहाँ तक हाँ AR देसाई साहब का ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। ओके, मैं PDF टेलीग्राम ग्रुप पे पिन कर दूंगा, वहां से ज्वाइन करना। और उसके बाद में आप एक मेंस का ये आंसर है और 3 और फैक्ट हैं। फैक्ट क्या है कि मार्क्सवादी, पहले क्वेश्चन देख लो, मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग करते हुए किस प्रकार के भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की व्याख्या की। सीधा आप जो जो मैंने आपको लिखाया है ना वो लिखना है आपको मेंस में। मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग करते हुए किस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की व्याख्या की, ठीक है। 250 वर्ड्स में आप लिखेंगे। देन 3 फैक्ट क्या है, राष्ट्रवाद को राजनीतिक घटना के साथ साथ एक सामाजिक उत्पाद भी माना। इनका बुक का नाम क्या है, द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये कह रहे हैं कि भाई ये यार इंडिया में जो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ है वो एक राजनीतिक घटना तो है, लेकिन उसके साथ में एक सामाजिक घटना भी है, मतलब एक सोशल प्रोडक्ट भी है। तो सोशल प्रोडक्ट की बात कौन करता है, आप ये ध्यान रखेंगे प्रीलिम्स के लिए, कौन करता है, AR देसाई साहब करते हैं। दूसरा, स्वतंत्रता के बाद कल्याणकारी राज्य बनाने से इनकार कर दिया। अब इनके देखना राज्य के बारे में इनके कैसे विचार हैं। जैसे इंडिया स्वतंत्र, ये कह रहे हैं कि जब इंडिया स्वतंत्र होगा तो कल्याणकारी राज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भारतीय गांव को शांतिपूर्ण समुदाय मानने की बजाय उन्हें संघर्ष और शोषण का केंद्र बताया। अब ये गांव के बारे में इनके विचार हैं कोई भी, तभी तो मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्चुअल पढ़ा करो हमेशा, कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप लोग। तो क्या इनके क्या विचार हैं कि कह रहे हैं कि भैया गाँव को शांतिपूर्ण समुदाय नहीं है, गाँव क्या है, गाँव ही तो संघर्ष और शोषण का केंद्र है। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, क्वेश्चन पूछ लेगा किसने गांव को शांतिपूर्ण समुदाय न कहकर गांव को संघर्ष और शोषण का अखाड़ा बताया, ठीक है। कौन है, AR देसाई साहब। ओके, तो छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, चाहे वो मेंस का UPSC का हो, चाहे वो GIC GDC UPHSC का प्रीलिम्स हो, ठीक है, चाहे PGT का कॉन्सेप्ट हो। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, जय हिंद।